सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी की तरफ से एक नन्हा मुन्ना सा पब्लिक टैक्सेशन का कोर्स डिजाइन किया गया जिसकी आज क्लास नंबर 3 है। क्लास 2 में हमने कल जो डिस्कस करने की कोशिश करी थी जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को हमने बात की थी इसके ऊपर कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी बिजनेस को डैमेज करने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए इसका कितना किरदार है। तो हमने इस पे बात की थी। और फिर एक चीज मैंने बात की थी डैमेज्ड सेल्फ स्टीम के ऊपर जिसके ऊपर मुझे कोई अच्छा आंसर नहीं मिला। एक दो बच्चों के अलावा किसी ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया इसके ऊपर कि डैमेज्ड सेल्फ स्टीम का जो इशू है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। तो काइंडली इसके ऊपर भी मुझे अपना रिस्पॉन्स दें। एंड हर चीज जो है जो आप जो भी क्लास नंबर 3 ले रहे हैं तो इसमें कम से कम जो है तमाम स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि वो अपना जो अपनी क्यूरीज हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो काइंडली शेयर किया करें। बहुत कम बच्चे हैं जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो आ जाते हैं क्लास नंबर 3 के ऊपर कि आज क्या होने जा रहा है। तो ये देखें आज होने क्या जा रहा है। हमारे सामने स्क्रीन पर बिजनेस कम्युनिटी हमें नजर आ रहा है। तो ये बिजनेस कम्युनिटी जो है हमारे मुल्क की जो है सबसे कह लें कि बहुत हमारा प्यार जो जिनसे है और हमारे मईशत जहाँ पर स्टैंड कर रही है जिनकी वजह से। और ये बहुत अहम लोग हैं इनको मिलने के लिए बहुत अहम लोग आजकल जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे वो अहम लोग कौन इनको मनाने जाते हैं। तो हाँ खैर उनको छोड़ें। वेल बिजनेस कम्युनिटी जो है बिजनेस कम्युनिटी जो है इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं मसाइल हैं बहुत सारे मसाइल हैं। तो बेसिकली बिजनेस पर्सन का इंटेंशन क्या होता है कि मैंने प्रॉफिट अर्न करना है मिनिमम एक्सपेंसेस के साथ ग्रो करना है। ख्वाब होते हैं उनके भी। तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बनना चाहता है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर बनना चाह रहा होता है। तो ये ख्वाब हैं जो चलते रहते हैं। तो इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जब आप इतने एक्सपेंसिव होंगे इतनी इन्फ्लेशन होगी तो ये ख्वाब जो है वो इन्वर्स चलने लग जाएंगे। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर पे आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर पे होलसेलर रिटेलर पे। और रिटेलर कहाँ जाएगा वो फिर ठेला लगा लेगा। तो ये बहुत मुश्किलात हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो बिजनेस कम्युनिटी को क्या चाहिए इनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए। बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट जब आप किसी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जब आप उनको टैक्स कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बिजनेस टैक्स रिटर्न और इसके एसोसिएटेड मामला जो है ये बहुत ज्यादा है। तो मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करता रहूंगा। और हम बहुत ज्यादा चीजों में इसको कवर कर रहे होंगे बहुत लेक्चर्स में। तो अभी जो है मैं इसकी जो आपको प्रॉब्लम्स के अंदर जो दो चीजें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो इनको इमीडिएट रिलीफ जहां से मिल सकता है बिजनेस कम्युनिटी को। इनके प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हैं बट जो हम इनको फौरी रिलीफ दिलवा सकते हैं बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट वो है इनके कमर्शियल मीटर के ऊपर जो इनका बिजली का बिल है। अबाउट 10% के करीब इनको कमर्शियल मीटर के ऊपर रिलीफ मिल सकता है बिजली के बिल के ऊपर जो इनको माफ हो सकता है बीइंग अ फाइलर और टैक्स रिटर्न अगर ये फाइल करें तो इनको कमर्शियल मीटर के ऊपर इनकम टैक्स का जो स्लॉट है वो खाली हो सकता है जो इनको कमर्शियल मीटर पर लग रहा है। एंड कमर्शियल मीटर के साथ एक एसोसिएटेड इशू है कि बिजनेस कम्युनिटी जितनी भी है क्योंकि वो सब लोग किराए की शॉप्स पे होते हैं मोस्टली टेनेंट्स होते हैं। तो इनके साथ इशू ये होता है कि जो ओनर है वो फाइलर नहीं होता। तो इनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे होते। हम इनको जब कहते हैं कि आपको हम फाइलर कर रहे हैं आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो कहते हैं कि बिजली के मीटर पे हमें कैसे बेनिफिट होगी ये हमारे नाम नहीं है। तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है कि टैक्स सॉल्यूशंस कंसल्टेंसी के जो प्लेटफॉर्म है ये जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है इनको सर्विस फराहम कर रहे हैं कि इनके बिजली के मीटर जो हैं जो इनके नाम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं बिजली के मीटर को तो इनके नाम नहीं कर सकते हम बिजली के बिलों को इनके नाम कर रहे हैं ताकि ये टैक्स बेनिफिट्स ले सके। हाँ आपने सही सुना बिजली के बिल हम इनके नाम कर रहे हैं जिससे इनको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और ये बिजली के बिल कैसे नाम होते हैं ऑब्वियसली बहुत बहुत इजी है। इसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बना दूंगा ये बिजली के बिल कैसे नाम होते हैं। और ताकि ये एक स्किल तो आपके पास हो ना कि आप किसी को भी कहें भाई चलो तेरा बिजली का बिल तेरे नाम करते हैं। तो ये आप गांव लेवल से शुरू करें क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि गांव लेवल पे भी कमर्शियल मीटर्स हैं शॉप के। सिटी लेवल पे भी कमर्शियल मीटर्स हैं तो कमर्शियल मीटर लगवाना पड़ता है शॉप्स के ऊपर। अब आ जाता है विद होल्डिंग टैक्स ये क्या चीज है। ओ
देखिए, मैंने तस्करा किया था डिस्ट्रीब्यूटर्स का, रिटेलर्स, होलसेलर्स, इन सब का तस्करा कर रहा था मैं। तो विदहोल्डिंग टैक्स का जिक्र, इनकी शान नजूल जो विदहोल्डिंग टैक्स की है, तो इनका जिक्र खैर किए बगैर मुकम्मल नहीं होती मैन्युफैक्चरर्स की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की। तो होता क्या है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को विदहोल्डिंग टैक्स लगाते हैं। ये इनके सेक्शंस अलग है। मैन्युफैक्चरर जो डिस्ट्रीब्यूटर को विदहोल्डिंग टैक्स लगाता है, ये सेक्शन अलग है। मैं सेक्शंस को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं डिस्कस नहीं करता। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सबको समझ आए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो विदहोल्डिंग टैक्स आपको जो है, विदहोल्डिंग टैक्स जो है, हम टैक्स रिटर्न के अंदर इसका जो नाम है विदहोल्डिंग टैक्स है, और इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। जो इनके इनवाइस होते हैं, जितने भी ये रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, इनके जो इनवाइस बिल होते हैं, इनके ऊपर टैक्स ये इस नाम से दर्ज होता है, एडवांस टैक्स के नाम से। तो एडवांस टैक्स के नाम से जब ये, और बाज दफा विदहोल्डिंग टैक्स भी लिखा हुआ होता है, तो मोस्टली एडवांस टैक्स लिखा हुआ होता है। तो ये जो एडवांस टैक्स की जो शरह है ना, ये नॉन फाइलर्स के लिए 2.5% है, कि उनको हर बिल के ऊपर 2.5% एक्स्ट्रा बिल के ऊपर लग रहा होता है, जो कि काफी तकलीफ दे होता है। और फाइलर को जस्ट ये 0.5% बहुत कम लग रहा होता है, और जो काबिले माफी भी होता है, और ये टैक्स रिटर्न में हम इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। मैं इस पे फिर बात करता हूँ, बट मैं आपको विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर रखता हूँ। तो विदहोल्डिंग टैक्स जो है, एक मैन्युफैक्चरर जो डिस्ट्रीब्यूटर को भी लगाता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को लगाता है, होलसेलर आगे रिटेलर को लगाता है। तो ये नॉन फाइलर्स की पूरी एक चेन होती है, जो 2.5% जो है इनका डिडक्ट हो रहा होता है। तो एक आम शॉपकीपर है, एक मेडिकल स्टोर है, ग्रोसरी शॉप है, एक जनरल स्टोर है, जितने भी ये शॉप्स हैं, इनके जो सेलमैन है ना, या जो इनकी सेलर कंपनीज हैं, या इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या होलसेलर जिनसे ये सामान ले रहे हैं, वो इनको एडवांस टैक्स लगा कर दे रहे हैं, और ये इस टैक्स से जान छुड़वाना चाहते हैं। तो इस टैक्स से जान छुड़ाने के लिए हमारे पास, मैं तकरीबन जो है दो, विद इन 2 आवर्स इस टैक्स से जान छुड़वा देता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी की ये जो विथहोल्डिंग टैक्स है, हम इसका जो है छुटकारा 2 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये वो बातें मैंने कही कि जो इमीडिएटली बिजनेस कम्युनिटी को प्रोवाइड किया जा सकता है, बिजली का मीटर और विथहोल्डिंग टैक्स के ऊपर। और जो अभी ये विथहोल्डिंग टैक्स है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर जब हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे होंगे ना, एक बिजनेस पर्सन की, जब बिजनेस टैक्स रिटर्न पे बात कर रहे होंगे, तो ये विथहोल्डिंग टैक्स जो है, ये वहाँ बहुत फायदा देता है एक बिजनेस पर्सन को। टैक्स बचत करने के लिए, जो उसकी इनकम पे टैक्स आ रहा होता है, तो ये हमें वहाँ फायदा दे रहा होता है। तो अब आ जाते हैं, हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया। और एक और प्रॉब्लम भी है, जब आप वो मैं फियर्स में कवर करने की कोशिश करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी के कुछ फियर्स हैं। और नॉर्मली उनके फियर्स क्या होते हैं। एक तो बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, आपने उनसे अपना इंट्रोडक्शन काइंडली उनको ये बताना होता है कि हम इनकम टैक्स को कवर कर रहे हैं। इनकम टैक्स आपकी जो है सालाना इनकम टैक्स, हम मंथली वाले नहीं है, सेल्स टैक्स वाले नहीं है, हम प्रॉपर्टी वाले भी नहीं है जो एक्साइज कलेक्ट कर रहा है, वो भी नहीं है हम। तो हम आपको इनकम टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सेल्स टैक्स का एक इशू है जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि ताजरों ने हड़ताल कर दी, और वो उन्होंने टैक्स मानने से इनकार कर दिया। वो क्या है, वो एक सरासर नाइंसाफी है एफबीआर जो कर रहा है ताजर कम्युनिटी के साथ, कि सबके साथ इक्वल सलूक। फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी बाजार है। अब मैं आपको फैसलाबाद की एग्जांपल दे देता हूँ। फैसलाबाद में घंटाघर यू ना हो कि वहां पर 8 बाजार हैं, तो अब एक बाजार को फर्ज करें एग्जाम्पलाइज कर देते हैं। एफपीआर कह देता है कि आ, फर्ज करें कचहरी बाजार है मोबाइलों वाला, के उसको सेल्स टैक्स है पर शो, कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे अनाउंस हुआ, कराची लेवल पे अनाउंस हो चुका है कि जैसे एम ए जिना रोड है वहां पर, तो 60,000 सेल्स टैक्स की, जो हमें सुनने में आ रही थी न्यूज के, पर शॉप 60,000 रुपया सेल्स टैक्स, और 30,000 रुपये किसी बाजार को उन्होंने लगा दिया। तो ये सरासर नाइंसाफी है कि एक ज्वेलरी की शॉप है, एक पान शॉप है, एक कोई जूतियों वाली शॉप है, कोई एक चाय वाला खोखा है बेचारा। तो अब इस किसी ने मिल्क शेक की शॉप खोली हुई, तो ये ऐसे कैसे आप किसी रोड को कर सकते हैं कि ये इस रोड पे सभी सेल्स टैक्स इतना देंगे। तो ये था एतराज ताजर का कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो
अब ये बिजनेस कम्युनिटी के जो फियर्स हैं उनके अंदर सेल्स टैक्स भी होता है कि हम अगर इनकम टैक्स में रजिस्टर हो रहे हैं, टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो हमें सेल्स टैक्स के नोटिस आएंगे, हमारे रेवेन्यू का एफआईआर को पता चल जाएगा। तो ये जो है काफी जो एक इसका एक बहुत अच्छा आंसर है। जो जब मैं आपको बिजनेस टैक्स रिटर्न के पढ़ा रहा हूँ बिजनेस टैक्स रिटर्न में, तो मैं इसमें तब आपको बहुत अच्छे से आंसर करूंगा कि इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर कब होना है, कब नहीं होना, और सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की किन को जरूरत है, तो ये सारी चीजें जो है ना मैं आपको ड्यूरिंग दैट कवर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट फियर की तरफ आ जाते हैं कि जो इनका एक और फियर होता है कि हम अ, हमारे जो एसेट्स हैं, एफबीआर को उनके बारे में, हमारे एसेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो लोगों का दरअसल ना एक माइंडसेट है कि जो फर्ज करें किसी का प्लॉट है तो वो समझ रहा है कि वो मुझे प्लॉट पर टैक्स आने लग जाएगा, मेरी गाड़ी है तो मुझे इस पर टैक्स आने लग जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। एफबीआर ऐसे टैक्स नहीं लेता। जब भी आप किसी चीज को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तब टैक्स लेता है एफबीआर। तो कैपिटल गेन जो है, मैं इस कैपिटल गेन इसको छोड़ एग्जाम्प्ट करें, ये कैपिटल गेन की बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हैं और अभी जिन्होंने टैक्स नहीं भी पढ़ा हुआ सीए के, वो बच्चे भी हैं। तो कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, छोड़े इसको। तो मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप चीज कोई बेचते हैं या खरीदते हैं, एफबीआर तब आपसे टैक्सेशन वसूल करता है, तब आप पे टैक्स लगाता है, और वो किस सेक्शन के तहत लगाता है वो आप को बताना अभी मेरा मकसद नहीं है। आप कंफ्यूज होंगे सेक्शंस को जहन में रख के, आप जस्ट एक कंसेप्ट को और एक इमेज को जहन में रखें कि सेल परचेज के ऊपर टैक्स होता है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या एसेट सेल करते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी का डर ये होता है कि एफबीआर अब क्या करेगा उनके साथ, कि उनको टैक्सेस आना लग जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट अपने एसेट्स को उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में सालाना शो करवाना होता है, प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनको शो करवा दें, एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं तो वो भी शो करवा दें। तो इसका जो है कोई उनकी टैक्सेशन नहीं होती। ये भी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है कि इसकी कोई टैक्सेशन नहीं है, आप फ्रीली इसको शो करवा सकते हैं। अगर नहीं शो करवाएंगे तो फिर मसला है, बीइंग अ फाइलर आप शो नहीं करवाते, फिर मसले हैं कि लोग फाइलर हो जाते हैं, टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, और लॉयर भी माशाल्लाह से आगे से इस तरह के हैं जो कि उनके उनकी बात मान लेते हैं और उनके एसेट्स शो नहीं करवा रहे होते। मेरे पास अक्सर ऐसे केसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप उनको प्रोफेशनल सर्विसेज दें और उनको बताएं कि बहुत जरूरी है भैया ये रजिस्टर करना इसके साथ, नहीं तो टैक्स नोटिस आएगा। और वो प्रॉपर्टी एफबीआर का दिल करे उसकी मालियत आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल के भी पे करो टैक्स। भाई चलो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, भरते रहो टैक्स इसके ऊपर। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से मुराद जहाँ मेरी ये है कि वो आपकी इनकम में डाल दिया, चले उसको आपकी इनकम में डाल दिया एफबीआर ने, और आपकी वो टैक्सेबल इनकम साल बाद इतनी ज्यादा शो होने लग जाएगी, तो फिर आपको भी जरूर है फिर टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। तो इससे अच्छा है कि आप उससे बचें। आपको पहले ही डर है तो इस डर को खत्म करना चाहिए, ना कि मजीद बढ़ाना चाहिए। एक और खतरा जो हम महसूस कर रहे होते हैं बैंक बैलेंस का और बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस कम्युनिटी वाले के, हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमारे पैसे आ रहे होते हैं, तो एफबीआर जो है वो क्या करेगा इनके साथ? कुछ नहीं करेगा। उनको आपके पैसों से कोई कंसर्न नहीं है। आपके पास 50 लाख पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में, 1 करोड़ पड़ा हुआ है, ना तो वो रिडक्शन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ना ही वो आपसे उस पे कह सकते हैं भैया आपके पास 1 करोड़ पड़ा है चलो 1 लाख हम ही दे दो। ऐसा कुछ नहीं करते वो, बिल्कुल। ये ऐसा कोई माइंड, ये देखिए ये क्लाइंट्स का माइंडसेट है ऐसा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि भाई 1 करोड़ हमारे पास पड़ा है तो 2 लाख एफबीआर मांग लेगा। भाई ऐसा नहीं होता, वो क्यों मांग लेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक आम शॉपकीपर है फर्ज करें, जिसकी सालाना जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है फर्ज करें 10 लाख के करीब है। अब अचानक से ट्रांजैक्शन उसकी 25-30 लाख हो जाती है। अचानक से बिजनेस में इतना बूम नहीं आता ना। तो अचानक से 25 से 30 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही विद इन कंट्री। आउट ऑफ कंट्री का मैं बताता हूँ, विद इन कंट्री इतनी ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गई हैं। तो जब वो कंटिन्यूसली 2 से 3 महीने ऐसा होता है तो एफबीआर फिर उनको नोटिस भेजता है कि ये क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा 15 से 20 लाख कहाँ से आ रहा है। जब आप और एक नॉर्मल पर्सन जो है जिसका कोई बिजनेस नहीं है, और
उसके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस उसको माफ है ना, कि जो जिस पे एफपीआर बिल्कुल नजरे करम नहीं करता, वो 15 लाख तक एफपीआर रिलैक्सेशन देता है कि आप जो मर्जी करें अपने अकाउंट के साथ। 15 लाख से ऊपर अगर जाते हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाते, तो फिर पूछते हैं वो ये क्या हो रहा है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से हैं? तो बीइंग अ बिजनेस पर्सन, आपका जो बिजनेस है उसकी परचेजेस रजिस्टर्ड है, आपकी फिर सेल जो है उसका भी आपको एफबीआर को आपका अंदाजा हो जाता है आपकी परचेज को देखते हुए। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपके बैंक बैलेंस के साथ भी कुछ होने नहीं जा रहा। तो ये हैं नॉर्मल बिजनेस कम्युनिटी के जो फियर्स हैं। अब आ जाते हैं माइंड सेट के ऊपर। माइंडसेट को मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी का जो माइंडसेट है ना, जब आप ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, कुछ नसीहतें मैं यहाँ करना चाहूंगा कि आपको क्या जेहन में रखना चाहिए। कि आप एक क्लाइंट के साथ जब बात कर रहे होते हैं ना, तो एक तो ये है कि आप उसको कंसल्टेंसी सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी के रेफरेंस से, या एक सिचुएशन ये है कि वो आपसे खुद ही सर्विसेज ले रहा है, उसने आपको खुद ही बुलाया। तो इन दोनों सिचुएशन में आपने उसको प्रॉपर गाइड भी करना है। अगर आप डरा सकते हैं उसके माइंडसेट को देखते हुए, अगर वो डरता है तो उसको थोड़ा सा डरा भी दें। थोड़ा सा एफबीआर क्योंकि क्रैक डाउन करने जा रहा है, तो वो हम नहीं डराएंगे तो न्यूज सुन के खुद ही डर जाएगा। तो ये है कि उसको मुंह से खुद ना कहें, कि खुद उसको ये ना कहें कि आप हमारे साथ रजिस्टर करें, हमारी सर्विसेज लें, कभी ऐसा ना कहें। आप उसको सेटिस्फाई करें, उसके तमाम एतराजात सुने, उसकी रिजर्वेशन सुने, उसका जवाब दें, और उसको फिर लास्ट पे कि आप किसी भी लॉयर से सर्विस ले सकते हैं, उसके रेट ये हैं, हमारे ये रेट, ये मार्केट रेट ये चल रहा है, हम इतनी मुनासिब सर्विस दे रहे हैं, और एक फ्री में कंसल्टेंसी सेशन भी दे रहे हैं आपको। और साल भर में अगर आपको कोई, आपने कोई ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो हम उसके ऊपर भी आपको कंसल्टेंसी दे रहे होंगे। तो आपको हम ये बेनिफिट्स दे रहे हैं हमारे साथ एसोसिएट होने के। तो एक चीज तो ये है कि आपने क्लियर रखनी है कि उनका माइंडसेट क्या है। एंड फिर आ जाते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्लाइंट के साथ ना, जब आप उनके साथ आपकी डील चलने लग गई है, तो अब देखना यह है कि क्लाइंट जब एक एक आपने इकोनॉमिक्स में चीज पढ़ी हुई है कि इकोनॉमिक्स चले छोड़, अरे इकोनॉमिक्स छोड़। अब आप बीइंग अ सेलर देखें या कस्टमर देखें, जब आप बाजार में होते हैं तो दो तरह की अप्रोच चल रही होती है, क्वालिटी और प्राइस। तो या तो आप क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं या प्राइस। ऐसे सभी लोग जो है ना, वो इस टैक्स के अंदर भी ये होता है कि लोगों को ये होता है कि हमें मुनासिब फी मिल जाए और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए। तो इसमें जो सेटिस्फेक्शन मोस्टली क्लाइंट्स मांग रहे होते हैं ना, वो चाह रहे होते हैं कि उनको एफबीआर का कोई टैक्स नोटिस ना आए, उनको कोई एफबीआर तंग ना करे इस सब सिनेरियो के बाद, तो वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए फाइलर हो गए और टैक्स रिटर्न जमा करवा के, उनको ये अश्योरेंस चाहिए होती है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि अगर उनको अश्योरेंस चाहिए, तो उनको काइंडली ये जो मैंने चीजें जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं, जो उनके फियर्स हैं, यही उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन पे उनको अश्योरेंस प्रोवाइड करें कम से कम। और जो उनका माइंड सेट है मनी वाला है, क्वालिटी वाला है, इसको देखते हुए फी चार्ज भी करें, इसको देखते हुए फी चार्ज करें, ये जेहन में रखना। एंड लास्ट पे एक बहुत अहम बात, जो एक क्लाइंट के साथ जो आपके जो सबसे अहम चीज होती है वाइल मैनेजिंग द क्लाइंट, जो सबसे अहम चीज वो क्या है? वो ये है कि आपने ना कॉन्फिडेंशियल चीजों का ख्याल करना है। कि आप बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, आप उसके बहुत ज्यादा करीब है, तो आपने उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसका बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो उसका ख्याल कैसे करना है? एक तो ये है कि आप उससे डायरेक्ट उससे पर्सनल सवाल मत करें, कि आप अभी उससे मिले हैं, 5-4 मिनट हुए और आप उससे कहें कि आपके नाम प्रॉपर्टी कितनी है, आपका बैंक बैलेंस, ऐसे नहीं करें। अब उसको फ्री स्पेस प्रोवाइड करें, उसके साथ थोड़ा गपशप करें, उसको थोड़ा इजीनेस प्रोवाइड करें, और उससे थोड़ा हालात हाजरा पे गुफ्तगू करें, उसका थोड़ा माइंड सेट जानने की कोशिश करें कि भाई इनका माइंड किस तरह का है। थोड़ा सा उसके साथ 15-20 मिनट फ्री होने की कोशिश करें। फ्री होने से मुराद है कि उनसे थोड़ा सा हाव नाव लें उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, हालात जो सोसाइटी के हालात है उसके बारे में, थोड़ा सा वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए। फिर उनको बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे बताना होगी, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन राज रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी। हम टैक्स कंसल्टेंट हैं, हम ऐसा, हमारा ये बिजनेस है, हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करते। जस्ट लाइक डॉक्टर्स और मरीज का जहाँ मामला है, ऐसी आपका और हमारा मामला भी है। तो एक चीज तो आपने तो ये समझ ली कि आपने उनकी इंफॉर्मेशन को राज रखना है।
दूसरा एक चीज ये है कि मोस्टली बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो है ना, पर्सनल स्पेस कम ही मिल पाती है क्लाइंट के साथ। तो इस चीज का लाजमी ख्याल करना है कि उससे पर्सनल सवाल किसी की मौजूदगी में मत करें। आप उससे ये पूछें कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, सामने कस्टमर्स बैठेगा, उसके फ्रेंड्स बैठे हुए हो, तो ये बहुत एम्बेरसमेंट बन जाती है। वो आपको तो डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा, बट प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आप उसके साथ कंसल्टेंसी कॉल बुक कर लें। या ये इसके साथ होता ये है कि कंसल्टेंसी कॉल बुक करना आसान होता है किसी भी बिजनेस पर्सन के साथ, ताकि वो फ्रीली होके हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो ये था आज का सेशन, जिसके अंदर हमने बहुत सारे डाइवर्स पॉइंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी को कवर करने की कोशिश की। और काइंडली अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, इसके अंदर प्रॉब्लम आपको आ रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को तो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं इसके अंदर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और काइंडली एक चीज और, आप विद इन दिस डोमेन ऑफ नॉलेज, जो आपके पास अभी नॉलेज आ चुका है, इसकी बेस पे अपने इर्द गिर्द क्लाइंट्स को ढूंढें, उनके साथ मेरा कंसल्टेंसी सेशन करवाएं। और अपनी अर्निंग आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको कोई कंसल्टेंट बनने की प्रॉपर जरूरत भी नहीं है। आप जस्ट इसी जो आपको मैंने 3 लेक्चर दिए, इसी बेस पे आपको अपने इर्द गिर्द क्लाइंट नजर आना शुरू हो गए होंगे। तो आप उनको अप्रोच करें, उनके साथ घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्लाइंट जाया होता है, हो जाए, एक्सपीरियंस तो आपको मिल रहा होगा ना बात करने के बाद। तो आप एक्सपीरियंस गेन करें, और मैं पूरी एश्योरेंस देता हूँ आप सब स्टूडेंट्स को कि मेरी पूरी कोशिश यही है कि आप सेल्फ सस्टेन हो सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें। तो आपको आपकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा जो आप क्लाइंट से चार्ज करवाएंगे। तो होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी आज के सेशन की। तो कीप इन टच विद मी, और अपनी क्यूरीज को सबमिट करते रहा करें। और जो मैंने शुरू में जो अपना थोड़ा सा एक रिजर्वेशन शो किया आप लोगों पे, तो वो भी मुझे सबमिट करने की कोशिश करें। तो आज के लिए ही इतना ही है, तो दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।